बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास हुआ। कौंसिल ने 1500 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी है, जबकि सेनेट इजलास से मुख्तलिफ नौयत के 9 बिल आज पेश किए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बानी PTI को ये कहा गया था कि दीगर सियासी जमातों के साथ जो है मुशावरत करें। इस हवाले से बानी PTI ने खत लिखने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, नैब तरमीम केस में जजेस की जानिब से बानी PTI को कहा गया था कि तमाम जो दीगर सियासी जमातें हैं उनसे मशवरा किया जाए, बातचीत की जाए। इस हवाले से उन्होंने खत लिखने का फैसला किया है। इस मौजूदा हालात में जो है सियासी कशीदगी कम होगी? अभी तो देखें जी, खत वो लिख रहे हैं गालिबन, और वो उसमें यही सबसे बात करने जा रहे हैं कि मैंडेट वापस किया जाए। और अब मैंडेट कैसे वापस करेंगी वो पार्टियां, तो उनका मैंडेट वापस किया जाए। और 9 मई के हवाले से भी कुछ बात करने जा रहे हैं। लेकिन वो मुझे तो नॉन स्टार्टर लगता है खत लिखना, कि वो पार्टियां जो हैं जो हुकूमत में हैं वो उनका मैंडेट कैसे वापस करेंगी, उसका क्या तरीक़ाकार होगा, पहली बात। दूसरी जो बात है वो ये है कि बजट, अच्छा बजट जो है वो अब एक रोज़ कल का है दरमियान में, और आज सारा दिन हम इंतज़ार करते रहे, क्योंकि तारड़ साहब ने कहा था कि आज जो इजलास हो रहा है उसमें चारों वज़राए आला मौजूद हैं, वज़ीर आज़म मौजूद हैं, तो उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे सामने नहीं आई। हो सकता है वो कल हो, और उसमें वज़ीर ख़ज़ाना और बाकी जो शख्सियात हैं वो हमें कुछ आगाह करें इस बजट के बारे में। लेकिन ये जो बजट है ये कुछ मेरा ख्याल है कि तारीख़ का एक अनोखा सा बजट होगा। मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है, ज़ाहिर है। और ये बात मैं रिपीटेडली कहता हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं जानता कि ख़ुद नवाज़ शरीफ साहब इस अरेंजमेंट को कितना ऑन करते हैं। ठीक है, मतलब है कि क्या उन्होंने माशी तरक्की हो रही है, महंगाई कम हो रही है, खारजा पॉलिसी ठीक जा रही है, मतलब ये सारे जो भी इस अरेंजमेंट के तहत मामला हो रहे हैं, आवाम के लिए जो इश्यूज़ हैं, बाकी उनकी हुकूमत है, तो वो क्या मुतमईन है मुकम्मल तौर पे, ये एक सवाल है जिसका जवाब जो है, क्योंकि देखें ना, अगर उनको शायद खान अब्बासी साहब याद आ, उनका जिक्र वो कर रहे हैं बार बार, तो मतलब शहबाज शरीफ साहब का भी 2-4 दफ़ा अगर वो बहुत ज़बरदस्त जिक्र करें तो ज़्यादा अच्छा लगे। करते भी होंगे यकीनन, लेकिन क्या ये इस अरेंजमेंट में सारे मामला तो उनके हाथ में नहीं है। लेकिन एक अरेंजमेंट है जिसका बोझ उन्होंने उठाने का खुद फैसला किया है, और ये कभी तारीख इस बात को बताएगी आके, क्योंकि ये अगर इत्तेहादी हुकूमत का ये जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी, अब मैं बिल्कुल फर्जी सी बात कर रहा हूँ, राय अपनी दे सकता हूँ उस पर, अगर ये एक इस तरह से था कि जी PTI वहाँ पे है और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बननी है, फ़र्ज़ करें, तो उसमें जो है ये फार्मूला क्या इस तरह से, अच्छा, और मरीम नवाज़ साहिबा ने पंजाब का वज़ीर आला बनना है, तो क्या ये फार्मूला इस तरह से नहीं हो सकता था कि मरकज़ में बिलावल जो है वो वज़ीर आज़म हो जाते, या पीपल्स पार्टी की कुछ शख्सियत वज़ीर आज़म हो जाती है, और नवाज़ शरीफ साहब सदर हो जाते। ज़रदारी साहब तो सदर रह चुके हैं पहले, तो नवाज़ शरीफ साहब एक दफ़ा सदर बन जाते। ये जो फार्मूला बना अचानक, ये कि स्पीकर आईनी ओहदे इधर होंगे, ये इधर होगा, ऐसे होगा, बजट से पहले काबीना में शामिल हो जाएंगे, फिर 2.5 साल चलेगी, ये इतना कुछ तेज़ी के साथ अरेंजमेंट तय हुआ कि इसका अब तक जो है वो समझ नहीं आ रहा। यानी एक तो है ना कि इलेक्शंस में क्या हुआ, फिर इलेक्शंस के बाद जो हुआ वो भी कुछ इतना अजब से अंदाज में, फिर ये जो बात है ना कि जी आपको मरकज़ में हुकूमत तब मिलेगी जब आप पंजाब की हुकूमत लेंगे, मतलब है कि आप मतलब मरकज़ की हुकूमत लेंगे तो पंजाब की हुकूमत मिलेगी। ये भी अजीब एक मामला हुआ। तो अगर वो यानी पीपल्स पार्टी को तो बहुत बेहतर इसमें जो भी मामला तय हुए, तो पीपल्स पार्टी तो बहुत विन विन उसमें चली गई ना, वजारत आला सिंध की सदारत, और इस सेटअप के अंदर वो हुकूमत भी है, अपोजिशन भी है, जैसे पंजाब में हो रहा है बिल के। मुस्लिम लीग नून का जो फार्मूला है वो क्या था, ये एक जो है ना एक
कुछ ऐसी चीज़ है जिसका जवाब जिस शख्सियत से पूछा जाए वो एक नया जवाब सामने आता है, मुतमईन कोई नहीं कर पाता इस पर कि भाई इसमें जो है वो चले एक वजारत आला तो मिल गई, इधर जो वजारत उज़्मा है मरकज़ की उसके ऊपर तो सारा का सारा बोझ, तो ख़जाना, खारजा, आगे पीछे दाएं बाएं, दाखिला, आप जो भी कहें वज़ीर दाखिला तो जो है वो मोहसिन नकवी साहब जो है वो शबाशी साहब के ही हैं ना। अच्छा, अब फिर क्रिकेट बोर्ड भी इनका खुद पैटर्न चीफ शायद ये हैं या जो है वो सदर साहब होते हैं, उसका मुझे इल्म नहीं है ज़्यादा। मैं क्रिकेट को ज़्यादा आजकल ज़रा नहीं देख रहा। उसकी वजह ये है कि पहले ये होता था कि बड़ी हैरत की बात होती थी कि हम क्रिकेट में हार गए। अब ये बड़ी हैरत की बात हो गई चंद सालों से कि हम जीत गए मतलब इसलिए मैं उसको जो है ना एक रूटीन ले रहा होता हूँ कि क्या रिजल्ट आना है, और फिर उसके बाद खबर, अच्छा वाकई हम जीत, अच्छा कमाल हो गया, जीत गए यार, देखो क्या बात है भाई। तो मैं इसको एक जो न्यू नॉर्म है उसमें मैं कारकर्दगी को इसी तरह से लेके ज़्यादा इसके ऊपर जो है ना अपना खून नहीं चलाता जो क्रिकेट में हुआ है कल। लेकिन बजट जो है, बजट के वाले से एक बात कहूँ, देखें ये एक अजब, जो मैंने कहा ना एक अनोखा बजट इस लिहाज से होगा कि इसकी तमाम कंडीशंस आईएमएफ देके चला गया, और उसमें जो वो तमाम जो आईएमएफ ने बजट दिया है वो जो पार्लियामेंट से मंजूर हो जाएगा तो उसके बाद हम अगले उनके प्लान के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। वो 6 बिलियन का होगा या 8 बिलियन का होगा, जो भी होगा, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि ये जो बजट है इसी तरह से मंजूर हो इस पार्लियामेंट से। अब यहां पे यानी एक शोर शराबा होगा, ठीक है, एक शोर शराबा, बहुत शोर शराबा होगा, इतने टैक्स लग रहे हैं, ये होगा, ऐसे वो जनाब, लेकिन आखिर में बजट पास हो जाना है। क्योंकि बजट चाहे वो ऑपोजिशन हो, अच्छा किसी की कोई बात होती है ना, मतलब कोई रस्मन भी होता है ना कि जी हमने मुतालबा किया था तो उनके मुतालबे पे वो टैक्स हो गया, वापस वो कट मोशन फलाना, मतलब बहस होती है रवायती, उसकी गुंजाइश भी नहीं है। मतलब वो भी जो है ना ज़रा सी कोई चीज़ ऊपर नीचे की, एक होता है ना कि जी हमने, मतलब मैंने यहाँ पूछा आज अरकान पार्लियामेंट, उनको नहीं पता, मैंने कहा बात सुने जो आप मुख्तलिफ इस पर बात करेंगे, हमेशा होता है बजट में, वापस गया ये कट मोशन, ऐसे बहस वहस होती है सारी। तो मैंने कहा ये जो भी बजट आएगा इसके ऊपर आप कुछ करेंगे, तो हाँ उन्होंने कहा करेंगे, तो मैंने कहा फिर वो मनवा लेंगे, उन्होंने कहा नहीं वो तो आईएमएफ की कंडीशन, वो तो कहेंगे चूँ चानी होनी चाहिए, जेर जबर पेश अपनी जगह से, ये टैक्स इधर इधर, तो अब वो टोपी ड्रामा भी नहीं हो सकता, मतलब वो कुछ हो, क्योंकि इसको तो कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी और रियासत भी नहीं चाहेगी, मुल्क का बजट तो अप्रूव होना है। तो जो भी एक शोर हो रहा होगा, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो इधर लोग हो उधर, अल्टीमेटली तो कोई भी नहीं चाहेगा ना कि ये बजट पास ना हो तो आगे आईएमएफ में ना जाए। तो ये अजब सा एक बजट पेश हो रहा है, जब जैसे आएगा खूब हंगामे होगा, खूब शोर होगा और बजट मंजूर हो जाएगा, और ये होगा बाइकआउट के उसमें ये हंगामा ये वो सारा, क्योंकि अफोर्ड नहीं हम कर सकते कि इसके ऊपर हम जो है वो कुछ ऊपर नीचे करें मामलात को, ये होने जा रहा है। अब आप बोलते रहेंगे सारे ये ऐसे होगा, ये हम होते तो यूं, बोलना बनता भी है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें ऐसे करके आईएमएफ ने आपके सामने रख दी है कि इतना यहाँ पे इतना टैक्स, यहाँ पे इतना जो है मतलब ये इस तबके में ये करना है, इस तबके को ये लगाना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, बाकी तो बाकी जो है वो मतलब अब तकरीरें होती रहेंगी, सब कुछ होता रहेगा, और ना उस पर कोई डिस्कशंस होंगे डिस्कशंस, लेकिन फिर ये शोर शराबा और ये कि कॉलम जो होगा, लेकिन अल्टीमेटली पास हो जाएगा और इसमें कोई बहुत तब्दीलियाँ भी नहीं आएंगी। ये एक अजब सा बजट है, और उसके बाद फिर क्या तूफान आएगा महंगाई का, क्या होगा क्या नहीं होगा। और मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं कि देखें हमारी जो स्ट्रेटेजिक और फॉरेन पॉलिसी है ना, उसको हमारे अंदरूनी मामलात से अब मुतासर नहीं होना चाहिए। ये मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि अब वो वक्त है कि ये जो पूरा अरेंजमेंट है या पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है, ये पूरा अपने आप को ठीक करे, वरना इसके नताइज अब हमारी स्ट्रेटेजिक और फॉरेन पॉलिसीज़ पे पढ़ना शुरू हो गए हैं। जब तक नहीं पढ़ रहे थे तो हम कहते थे कि नहीं पढ़े, अब पढ़ना शुरू हो गए हैं। अच्छा, और
उसको फिर आगे देखते हैं कि आसपास क्या क्या हो रहा है जहाँ पे हम हैं और जहाँ पे हम ये अंदर सकिन हो गए हैं इस पूरे अपने सिस्टम के अंदर। देखें, सबसे पहले तो एक अजब से वक्त में मेरे ख्याल से उनका जो सफारती कैरियर है, बाइडन इंतज़ामिया में जो सेक्रेटरी ख़ारजा सेक्रेटरी ब्लिंकन है, उनके सफारती कैरियर का और ख़ुद अमेरिका का और प्रेसिडेंट बाइडन का ये शायद सबसे मुश्किल दौरा है जिसमें वो काहिरा पहुँचे। उन्होंने आना था मशरिक़ वस्ता, ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब काहिरा वो पहुँचे और काहिरा में जो उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो समी शौकरी, जो कमाल के आदमी हैं, और इन दिनों में जो उनका एक रोल सामने आया है, इजिप्ट बहुत उभर के दोबारा जो है ना वो ग्लोबल स्टेज पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल में सामने आया है। उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो ब्रिक्स प्लस इजलास में शिरकत के लिए रशिया में है। अच्छा, ये ब्रिक्स प्लस जो है, ये एक तो पहली दफ़ा जब से ब्रिक्स ममालिक ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जब से इसमें नए मुल्क शामिल हुए हैं, इथोपिया और सऊदी अरेबिया और यूएई और जो है वो ईरान, ये सारे मुल्क शामिल हुए हैं, तो उन सब के वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये पहली दफ़ा वहाँ पर जो है वो ये ब्रिक्स प्लस जब से इस साल जब ऐड हुए हैं नए मुल्क, तो ये सारे मुल्क वहाँ पे मौजूद हैं। और इसमें वो मुल्क भी, उन मुल्क ममालिक को भी मदऊ किया गया है जिन्होंने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए अप्लाई किया और जिनको ब्रिक्स की मेंबरशिप मिलने जा रही है अगले कुछ अर्से में। मिसाल के तौर पे तुर्की के वज़ीर ख़ारजा वहाँ मौजूद हैं। एक तो वांग यी देखें ना, चाइना के, यहाँ इंडिया में उनके सेक्रेटरी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो मतभेद ना हो ज़रा चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के साथ हालात की उसकी वजह से, लेकिन क्योंकि वहाँ पर आज कैबिनेट ने उठाया है, इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो कैबिनेट है वो बड़ा मुल्क है, बहुत ज़्यादा बड़ी कोलिशन को 30 शायद कैबिनेट में फेडरल मिनिस्टर्स हैं और बाकी वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, और लेकिन जो 3-4 पोर्टफोलियोज़ हैं वही पुराने हैं। मिसाल के तौर पे वज़ीर ख़ारजा जयशंकर रहेंगे, ठीक है, अमित शाह अपनी जगह पे रहेंगे और राजनाथ सिंह जो हैं वो अपनी जगह पे रहेंगे, ठीक है, दाखिला और जो वज़ीर दिफा, और जयशंकर जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे एज अ फॉरेन मिनिस्टर। तो ये 3-4 पोर्टफोलियो जो इम्पोर्टेंट, बाकी जो हैं जैसे हमारे यहाँ होता है ना, मतलब 3-4 वजारतें, बाकी को कहता है मुझे हाउसिंग दे दो, मुझे ये दो, मुझे इधर दे दो, मुझे, तो सबको बाकी इत्तेहादी उसी में खुश हैं उनके, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज़ हैं ये वही हैं जो कि पिछली गवर्नमेंट में रहे हैं। लेकिन वहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी गालिबन ब्रिक्स में पहुँचे हैं क्योंकि ओवर टेकिंग वगैरह और ये पोर्टफोलियोज वगैरह आज फाइनल हो गए। लेकिन जो मैं आपसे इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ कि वहाँ ब्रिक्स में टर्की, थाईलैंड, वेनेजुएला, कई ममालिक मजीद उनके वज़ीर ख़ारजा पहुँचे हुए हैं। और मैं नहीं जानता कि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के पहुँचे हुए हैं, सऊदी अरेबिया के फैसल बिन फरहान पहुँचे हुए हैं। इंडिया, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान ने अब तक अप्लाई किया है ब्रिक्स में जाने का। 2024 का निस्फ जून है, क्या हम इस साल ब्रिक्स में हमने अप्लाई कर दिया है, क्या हम जाना चाहते हैं, या कहीं पर हम दो कश्तियों में एक साथ, मतलब 2 कश्तियाँ भी हों तो ब्रिक्स तो सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, साउथ अफ्रीका, मतलब सारे मुल्क ब्रिक्स का हिस्सा दुनिया बन रही है। तो क्या हमने अप्लाई किया है या हमने बिल्कुल हम आउट हैं उससे फ़िलहाल। तो ये मैं गुजारिश कर रहा था कि इसाक डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताएं हमें, या कोई हुकूमत बताए आके, लेकिन क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है तो नहीं है तो हमें पता तो चले ना कि व्हाट नेक्स्ट। उनकी करेंसी आ रही है, उनका क्या, हम किसी उसमें हैं, या हम ये सीपैक और हिमालय से ऊंची दोस्ती, वो सारी अपनी जगह बातें, मगर हम उस लीग में हैं कि नहीं जहां टर्की को उन्होंने बुला लिया, टर्की ब्रिक्स में आ रहा है। थाईलैंड पहला मुल्क है साउथ ईस्ट एशिया का जो हिस्सा बनने जा रहा है ब्रिक्स का, तो बड़ी एक सेलिब्रेशन हो रही हैं। अच्छा, तो वहां पहुंचे हुए जनाब मिस्र के वजीर खारजा, यहाँ पीछे सेक्रेटरी ब्लिंकन पहुंचे हैं, और सेक्रेटरी ब्लिंकन के लिए अब बड़ा मुश्किल है कि वो क्या सीज फायर करवाते हैं। ये जंगबंदी का प्लान जो कि 31 मई को प्रेसिडेंट बाइडेन ने पेश किया था, 3 फेजेस का, और ये सारा, या वो नहीं करवा पाते,
क्योंकि वो उनकी मुलाकात वहाँ तो वज़ीर ख़ारजा थे नहीं, तो उनकी मुलाकात जो है वो प्रेसिडेंट सीसी से हुई है, सेक्रेटरी ब्लिंकन की। उसके फ़ौरन बाद बस मुलाकात उन्होंने की है, उसके बाद इसराइल पहुँच गए और वहाँ पे उनकी मुलाकात जो है नेतन्याहू से होगी और साथ उनकी मुलाकात जो है वो वज़ीर दिफा गैलेंट से होगी। लेकिन रात को, कल शाम को, जो गैंस थे जो कि उनके साबिक वज़ीर दिफा और जो जंगी काबीना के एक रुकन थे और जो फ़ौज के सरबराह भी रह चुके हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा था मैं 8 तारीख को अलग हो जाऊंगा, इस हुकूमत का हिस्सा नहीं रहूंगा, तो वो हुकूमत से अलग हो गए। अब ये 2 रुकनी काबीना जो है, ये 3 रुकनी जंगी काबीना तो ख़त्म हो गई, तो इसमें रह गए अब सिर्फ 2। रिक्शे के होता है ना, एक पहिया निकल गया तो अब साइकिल बन गई, तो उसका भी एक पहिया, वो अजीब सी कैबिनेट, एक कैबिनेट थी, एक ये वॉर कैबिनेट बनी थी, फारिग हो गई। और उसके साथ ही वहाँ पर जो है वो उनके जनरल एवी रोजनफील्ड, जनरल ये ब्रिगेडियर जनरल हैं एवी रोजनफील्ड, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और ये इसराइली फ़ौज के जो गज़ा की जो पट्टी है उसके इंचार्ज, और ये गज़ा ऑपरेशन भी उनके अंडर हुआ, उन्होंने अपने अहदे से इस्तीफ़ा दे दिए। और उस इस्तीफ़े में उन्होंने ये कहा है कि आई फेल्ड इन माई लाइफ्स मिशन, मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े मिशन में नाकाम हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंसानी जानें चली गई, जो कि जिनकी तादाद अब तक 274 बेगुनाह फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हुए। तो ये और बहुत सारे ज़ख्मी हैं और वहाँ पे जंग अभी भी हो रही है। अब इन हालात में सेक्रेटरी ब्लिंकन का ये बहुत टफ डिप्लोमेसी इस वक्त है कि क्या वो हो सकता है, क्या स्टिल सीज़ फायर की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। क्योंकि देखिए सऊदी अरेबिया के तो चले गए फॉरेन मिनिस्टर मॉस्को, यूएई के फॉरेन मिनिस्टर मॉस्को, इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर मॉस्को, ये सारे ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स, ईरान के मॉस्को, तो ये वहाँ पर, और 5 अरब ममालिक जो हैं उनके वज़राए ख़ारजा जो मॉस्को में हैं, उनका ब्रिक्स से हट के रशिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ एक अलग मीटिंग हो रही है जिसमें गज़ा डिस्कस हो रहा है और मशरिक़ वस्ता डिस्कस हो रहा है, यानी रशिया अरब, फिर उसके बाद रशिया अफ्रीकन, फिर उसके बाद अरब अफ्रीकन, ये सारी मीटिंग्स हो रही हैं बायलैटरल। इसलिए मैंने कहा कि ये, और चाइना के वांगी वहाँ पे हैं, सर्गेई लैवरोव वहाँ पे हैं, टर्की वहाँ पे है, ये सारे मुल्क, सऊदी अरेबिया वहाँ पे है। तो इस वक्त जो है वो डार साहब ओमान में है, क्योंकि वो जो गज़ा की कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें वो शरीक हो रहे हैं, जिसमें सेक्रेटरी ब्लिंकन आएंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि और कुछ ज़ाहिर है वहाँ पर भी होंगे, जॉर्डन होगा, बाकी होंगे मुल्क, लेकिन जो यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं। पाकिस्तान की नुमाइंदगी गज़ा कॉन्फ्रेंस में होगी। सेक्रेटरी ब्लिंकन इसराइल के बाद जॉर्डन में जो गज़ा कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो जिसमें इमदाद के लिए और बाकी उसमें शरीक होंगे, और उसके बाद वो कतर चले जाएंगे। लेकिन एक मामला इसमें और हुआ है, और वो ये है कि अमेरिका ने हमास के साथ डायरेक्ट डायल कर लिया है इसराइल को निकाल के, और वो ये किया है कि अगर वो सीज फायर एग्रीमेंट पे इसराइल तैयार ना हो तो डायरेक्ट अमेरिका थ्रू कतर हमास से बात करेगा कि आप बाकी सारे छोड़ें, जो 5 अमेरिकन आपके पास है हमास, उनको आप अमेरिका के हवाले कर दें। तो अमेरिका जवाब में, अमेरिका हमास से क्या कमिटमेंट करेगा, क्योंकि हमास ऐसे तो नहीं देगी ना 5 अमेरिकन को, अमेरिकन भी कुछ देंगे उनको। तो ये उस पर हम ज़रा बाद में ज़रा डिटेल्स आएँ, लेकिन अभी ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि, और मैं यहाँ पे जो है वो ये अमेरिकन मीडिया ने आज इसको रिपोर्ट किया, और ये बड़ी एक दिलचस्प बात है कि जो उनका मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, और ये अरब मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, और ये इसराइल का मीडिया भी कर रहा है कि अमेरिका ने डायरेक्ट जो है वो रब्ता कर लिया है हमास से वाया कतर। तो कि अगर ये सीज़ फायर एग्रीमेंट जिस पे इसराइल आमादा नहीं होता, और क्रैक्स हो गए, गांस अलग हो गए हैं, गैलेंट अलग हैं, वो इंतहा पसंद आगे आ गए हैं, वो एक अजीब सी बहुत पॉलिटिकल टर्मोइल बना हुआ है। अब इस पॉलिटिकल टर्मोइल में क्या वो कायल कर पाते हैं, वो नेतन्याहू से मिलेंगे, वो गैलेंट से मिलेंगे, और ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि वो गान से भी मिलेंगे जो अलग हो गए हैं, जिनका बारे में मैंने बताया था कि आज इलेक्शन हो जाए इसराइल में तो गान पोल ये बता देंगे गान जीतेंगे, जो कि उनके साबिक आर्मी को भी हेड करते रहे और वज़ीर दिफा भी रहे। तो एक पॉलिटिकल टर्मोइल है। लेकिन
इस पॉलिटिकल टर्मोइल में जो सेक्रेटरी ब्लिंकन, जो अमेरिका की जो पॉलिसी, जो बड़ी एक पॉलिसी बड़ी मुनासिब सामने आ रही है, जो बड़ी कि वो अब बायलेटरल बात कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया से बायलेटरल, मतलब इसराइल से एक अलग मामला है। पहले वो कंडीशनल था ना कि आप इनको मानेंगे तो ऐसे होगा, फिर इनको मानेंगे तो ऐसे होगा। अब सऊदी अरेबिया से डिफेंस डील होता है, अमेरिका सऊदी अरेबिया, अमेरिका यूएई, अमेरिका टर्की, मतलब वो डायरेक्ट आपके मुल्कों से बात हो रही है, जो कि एक अच्छा हुआ, उसमें इसराइल की पख निकल गई। और ये इसराइल की बहुत बड़ी अजीब सूरत हाल डेवलप हो जाएगी अगर अमेरिका ने अपने 5 कैदी छुड़वा लिए या इसराइल से, सॉरी हमास के पास से, और इसराइल और अमेरिका निकल गया पतली गली से कि अब जो होना है पीछे वो देखा जाए। बस जाहिर है वो अगर जंग फैलती है तो अमेरिकन भी कहते हैं ना कि भाई हमने ठेका नहीं लिया, वो बाकी दुनिया के संभाल लेगी, चाइना आ जाए, रशिया को संभाले, जो करना है करें, बस हमारे ये बंदे निकलें, क्योंकि इससे ज़्यादा वो इसराइल अब एक लाइबिलिटी बन गया है कि वो नेतन्याहू कुछ नहीं सुन रहा। और फिर उसके बाद लेकिन जाहिर है कि अगर जंग फैलती है तो ना वो लेबनान के हक़ में, ना वो सीरिया के हक़ में, ना वो, लेकिन इसको रोकना भी किसी ने, नेतन्याहू को कोई तो रोकेगा ना। अमेरिका अब अपने जो बाइडन प्लान है, अब ये बात इंटरेस्टिंग है, वो बाइडन प्लान को पेश कर रहा है अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में। माजी में जहां पे वो वीटो करता रहा है, अब वो सीज फायर के अपने प्लान को पेश कर रहा है, जिसके बारे में जो है वो रशिया ने कहा था कि हम वीटो कर देंगे। लेकिन अगर हमास और ये अरब ममालिक के जो 5 वज़रा मौजूद है मॉस्को में, ये अगर रशिया से कह देते हैं कि नहीं आप अभी इसको सीज फायर पे वीटो ना करें, तो अमेरिका सिक्योरिटी काउंसिल से इसको वीटो करवा के पाबंद कर देगा इसराइल को कि सीज फायर। यानी सिचुएशन बड़ी इस वक्त, यानी ये देखना ये है कि रशिया वीटो ना करे। अगर और इस वक्त यकीनन अरब ममालिक सारे वहाँ पे 5 अरब ममालिक मौजूद हैं मॉस्को में, ब्रिक्स प्लस में, तो वो रशिया को कायल कर लेते हैं कि क्योंकि उनके कहने पे ही रशिया कह रहा था ना वीटो नहीं करेंगे। हमास भी कहती है कि आप सीज फायर करें, ये कत्ल गारत तो अमेरिका पेश करेगा, तो वो 3 मराहिल वाला प्लान सिक्योरिटी काउंसिल पास कर देगी। सिक्योरिटी काउंसिल का पास होना कुछ और होता है, जनरल असेंबली का पास होना कुछ और होता है। सिक्योरिटी काउंसिल ये है कि जो 9/11 के बाद हुआ था, सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस, ठीक है ना, तो वो फिर अमल दरामद करवाना फिर एक होता है सिक्योरिटी काउंसिल का काम कि आप कैसे उस पर अमल दरामद करवाते हैं, फिर आप बाय फोर्स अमल दरामद करवाते हैं। लेकिन इसी दौरान जो है एक और टर्मोइल खड़ा हो गया, बहरान दर, जो मैं कह रहा हूँ ना कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी इंतशार और खलफिशार को ख़त्म करना लाजमन, ये शायद हम डिले हो गए हैं इसमें, अभी ख़त्म करें इसको, कैसे आगे निकलें, ये फंस गए हैं, ये अरेंजमेंट नहीं डिलीवर कर पा रहा। आप आज 10 दिन लगा दें, आप इसको 50 दिन लगा दें, आप 4 महीने लगा दें, ये एक पॉलिटिकल टर्मोइल जो कि मईशत को बीचने, एक लोगों को एक होता है ना स्टेबिलिटी नहीं है। अब इसमें जो नया फैक्टर आ गया अचानक वो ये हुआ है कि यूरोपीय पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ है। यूरोपीय पार्लियामेंट भी एक अपना ईयू है ना, एक शेंगन है, एक ईयू है, एक यूरोप है, उसको साथ एक ईयू जो है वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट 720 सीटें हैं उसकी। अब हर मुल्क उसमें जो ईयू का मौजूद है वो उसमें अपना अपना हिस्सा डालता है। अब अगर उसका जो रिजल्ट आया है ईयू का, ईयू की पार्लियामेंट का, तो उसमें जो अक्सरियत है वो तो जो सेंट्रिस्ट पार्टीज हैं, यानी जो ना लिबरल हैं ना आप समझें कि राइट विंगर्स हैं, जैसे सेंटर में सेंटर जो पार्टीज हैं, अक्सरियत उनकी है अभी भी। लेकिन जो राइट विंग है और फार राइट, दो हो गए ना, सेंटर, राइट विंग और फार राइट। तो राइट विंग हो गए दाएं बाजू और फार राइट को आप कह सकते हैं कि इंतहा बिल्कुल एक साइड पे इंतहा पसंद, और इसी तरह से आप कहते हैं कि लेफ्ट या फार लेफ्ट बिल्कुल ही जो किसी और दुनिया में हो। 12 तो ये सेंट्रिस्ट पार्टीज की अक्सरियत है, लेकिन राइट और फार राइट घुस के उन्होंने अपनी सीटें ज्यादा ले ली हैं। यानी अब इसका असर पाकिस्तानी पूरी दुनिया में पड़ने जा रहा है, क्योंकि ये वो पार्टीज हैं जो कहती हैं कि बाहर से इमिग्रेशन ने नहीं आना, बाहर से मुल्कों के वीजे बंद करें, बाहर के मुल्कों की नेशनलिटीज क्यों। ये प्रो यूरोप पार्टीज हैं, यानी एंटी इमिग्रेंट्स हैं। इन पार्टीज ने आके सबसे ज्यादा धचका जो लगा है वो लगा है प्रेसिडेंट मैक्रों को। तो प्रेसिडेंट मैक्रों जिन्होंने 2027 तक सदर रहना था, उन्होंने पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दी है और उन्होंने कहा कि इसी महीने जो है वो 27 तारीख को और 8 जुलाई को गालिबन फ्रांस में इलेक्शन होगा, क्योंकि उनकी जो पार्टी है उसको आके धक्का लगा है। और उनकी पार्टी को ये धक्का जो है मैरीन ली पेन है, ये मैरीन ली पेन जो है वहाँ पे बड़ी पॉपुलर है,
और ये जो इनके फादर भी 1972 में बड़े, उन्होंने ये पार्टी बनाई थी राइट विंग की, तो जो नेशनल पार्टी है, तो ये राइट विंग पार्टी है। अब वो इन्होंने आके जनाब फोर्स कर दिया है प्रेसिडेंट मैक्रों को, क्योंकि इतनी बड़ी लीड से वो जीत गई हैं कि वो उन्होंने झटका देके हुकूमत तोड़वा दी है। बेल्जियम के वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया है। जर्मनी के चांसलर पे प्रेशर है कि वो इस्तीफा दें और तोड़ें, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं अभी इस्तीफा दे रहा। ठीक है, हंगरी के अंदर जो है उनके गड़बड़ हो गई। ये पूरे यूरोप में आप यूं समझें कि वो राइट विंग की वेव आ गई है। उधर ट्रंप खुश हैं। इस स्पेन में भी चूंकि ऐसे ही हुआ है, तो इसराइल ने कहा है कि ये हमारी बदुआ लगी है, तुमने पिछले दिनों फलस्तीन को मान लिया था ना, तो अच्छा हुआ। ये देखो वहाँ पे मतलब उनके जो एक राइट विंगर्स उनके भी हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि ये देखा फलस्तीन को माना था ना, तो उसका नतीजा भुगता तुमने, ये तुम्हारे स्पेन के अंदर जो है ना उन सीटें ज़्यादा ले गए। तो ये एंटी इमिग्रेंट लेकिन पॉपुलिस्ट, और ये है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग, महंगाई, जो क्राइम और ये सा, तो पॉपुलिस्ट पार्टियां जो हैं उन्होंने आके पहला जो, अब मुझे बताएं कि कहीं था कि बरतानिया में इलेक्शन होगा? बरतानिया में इलेक्शन कहीं कुछ सोच सकता था कि अभी प्रेसिडेंट बाइडेन गए हैं दौरा करके नॉर्मंडी का, और जनाब अच्छा ये हो सकता है कि मैक्रो अपनी जगह रह जाएं और वो जो पार्लियामेंट है वो अपनी जगह पे आ जाए, लेकिन वो फिर ये होगा कि मैक्रो बहुत ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे ख्याल से। वो इनको बहुत बड़ा रिस्क लिया है प्रेसिडेंट मैक्रो ने इलेक्शंस कॉल करके। जर्मन चांसलर कह रहे हैं नहीं मैं तो, ये जीत गए ईयू में, ठीक है, मैं तो नहीं, मैं तो भी रहूंगा चांसलर, मैं तो सिर्फ इलेक्शंस कॉल नहीं कर रहा, लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है। अब वक्फा लिम्पस को बात करते हैं कि ये सारे मामला किस तरह से पाकिस्तान पे असरअंदाज होने जा रहे हैं। आप भी तो ईयू में जाती हैं ना, आप भी तो मुख्तलिफ उनके साथ तिजारत के मामला, आगे मामला, खारजा पॉलिसी दाएँ बाएँ तय करते हैं पूरी दुनिया में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर स्टेबिलिटी लेकर आएँ, बराह करम ये आपस में मुज़ाकरात करें, जो भी करना है जैसे भी करना है, लेकिन ये कि उसके नतीजे में खारजा पॉलिसी, मईशत और ये जो अफरा तफरी मुल्क में फैली हुई है, और जो अब क्रिकेट को तो साइड पे रखे ना, उस पर तो ज़्यादा खून जलाने की जरूरत है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं उस पर तो थोड़ा बहुत हम जला सकते हैं खून। जी, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इस्लामाबाद के तीनों हल्कों के केसेस थे वो दूसरे ट्रिब्यूनल्स को मुंतकिल कर दिए गए हैं। ये तो अभी चलेगा, अभी तो कौमी असम्बली के इजलास में भी हंगामा आराई हो रही है और पॉलिटिकल मुकम्मल तौर पे सियासी अदम इस्तेकाम है, जिसकी वजह से मईशत भी, वो बिल कैसे मंजूर हो रहे हैं, कैसे पास हो रहे हैं, वो मैंने आपसे कहा ना कि वो बस इस सिस्टम को कैसे आगे ये चलेगा मैं नहीं जानता, लेकिन असल जो आपका इशू है वो आपकी मईशत और उसके नतीजे में आपकी स्ट्रेटेजिक जो रिलेशनशिप्स हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ, लॉन्ग टर्म डिसीजंस हैं, जो फोरम्स हैं जहाँ पर आपकी प्रेजेंस, यहाँ पे आप मतलब ये जो है ना कि मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हमारे इंतहाई मोहतरम, पाकिस्तान के दुश्मनों को हमारी तरक्की और इस खुशहाली बर्दाश्त नहीं हो पा रही, तो वो पता नहीं कौन है, क्योंकि मतलब भाई मसला ये है कि IMF कह रही है कि इस रोड़े रप्पे को ख़त्म करो, इस्तेकाम लेकर आओ, तो इस्तेकाम जो है ये कोई दुश्मन ने पैदा किया हुआ है, तो इस इस्तेकाम को पैदा करें, मईशत पे ज़रा तवज्जो दें। अच्छा, ये जो मैं आपसे यूरोप की बात कर रहा हूँ ना, इसको ये बहुत अहम है, ये बहुत अहम बात है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, यूक्रेन, अफ्रीका, हर जगह पूरी दुनिया में जहाँ लोग रहते हैं उनके लिए ये बहुत अहम है ये जो यूरोप में हो रहा है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर ये जो होता है ना कि हमारा तो दिल नहीं चाहता जी हम पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे, या हमारे वो तो रिश्तेदार वहाँ रहते हैं ना फ़लाने यूरोप के मुल्क में, तो या वो शादी हो गई है तो वहाँ वीज़ा निकलाएगा और ये हो जाएगा। ये पार्टियाँ जो जीती हैं ये एंटी इमिग्रेंट पार्टियाँ हैं, ये इस बुनियाद पे जीती हैं, इनका एजेंडा ही ये है कि यहाँ पर इमिग्रेशन को अब रोक दिया जाए, जैसे कि बरतानिया में हुआ है, वो हुआ ना बिल, उन्होंने कहा कि जो भी है उसको आप दूसरे मुल्कों में भेज। तो ये राइट विंग पॉपुलिस्ट, क्योंकि वहाँ के लोकल जो लोग हैं वो पसंद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई एक मिनट, चोरी चकारी दुनिया भर से लोग आ गए हमारे कभी हंगामे से। तो ये जो पार्टी देखिए ना, मैक्रों जो हैं वो उन्होंने कोशिश की बहुत हद तक कि वो अपने आप को सेंटर में रखें, उसके बावजूद उन पर तनकीद हुई, ये सब। फ्रांस का अच्छा फ्रांस तो अब इमिग्रेशन मुश्किल होगी, मतलब ये मैं जो बात कह रहा हूँ इसको तरह
मतलब इसको ज़रा थोड़ा सा जो है ना, इसको ये जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, पूरा वेस्टर्न यूरोप, पूरा ईयू, पूरा यूरोप में अब इमिग्रेशन आसान नहीं होगी। जिसकी जो जहाँ रुका हुआ है वो उधर ही रुक जाएगा, जो कोई वापस हो जाएंगे, मतलब ये सख्त कानून बन जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि जी आप जो हैं वो यहाँ से एक फैमिली का मेंबर गया तो दूसरा भी जाएगा ज़रूर, पहले के रूल्स तब्दील होंगे, ठीक है। वहाँ पे राइट विंग पार्टीज ने मजबूर कर दिया है प्रेसिडेंट मैक्रोन को कि वो असेंबली तोड़ दें, और अगर वो पार्लियामेंट डिसॉल्व करके इलेक्शन करवाते हैं तो ये बहुत बड़ा गैम्बल उन्होंने किया है, क्योंकि नतीजा ये है कि वो सामने से राइट विंग पार्टी के आने के बहुत बड़े चांसेस हैं। वो खातून है और वो जो है उनका नाम है मैरीन ली पेन, जो कि वहाँ पे नेशनल पार्टी जो है एनपी, उसको वो इनके वालिद ने ही बनाई थी, ये खुद बड़ी पॉपुलर है वहाँ पे। और इससे पहले ये प्रेसिडेंट मैक्रोन के सामने 2 दफ़ा और उससे पहले भी ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ती रही है, लेकिन अब वो राइट विंग जो है वो मजबूत होते होते यहाँ तक आ गई कि उसने प्रेसिडेंट मैक्रोन की हुकूमत गिरा दी है। अच्छा, अब साथ ही जर्मन चांसलर पे प्रेशर आ गया है कि उन जर्मन चांसलर ने कहा मैं तो नहीं डिसॉल्व कर रहा। देखिए ये इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूँ ना कि ये पूरी दुनिया इंटरलिंक्ड है। अब आप ये जो मैंने बात की, अब इससे लोगों को समझ आया होगा कि इसका क्या है तासुर, कि अब वो आसान नहीं रहा कि जी आप यूरोप में जाके शिफ्ट हो जाएं और फैमिली चली जाए और वो वहाँ पे एक रिलेटिव रहता है, वो भाई बुला लेगा, छोटे भाई। अब एक मुख्तलिफ कवानीन बने जा रहे हैं। वो यही इसी एजेंडे पे वो जीते हैं कि हम इमिग्रेंट्स को नहीं आने देंगे अपने मुल्क में, टूरिस्ट वूरिस्ट आ जाएं चले जाएं, यहाँ सेटल नहीं होंगे मजीद लोग। भर गया यूरोप, और ज़ाहिर है यूक्रेन जंग के बाद तो और ज़्यादा वहाँ पे यही सूरत हाल। अच्छा, इसमें जो सिर्फ जो विनर इसमें यानी जो अपनी जगह मजबूती से, वो इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं मेलोनी, वो उनकी पोजीशन ठीक हुई है। बाकी अदरवाइज़ जो जर्मन चांसलर हैं वो, और ये जो बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर ने तो रिज़ाइन कर दिया, दी कोरो। बेल्जियम बड़ा खूबसूरत मुल्क, और वहाँ पर बेल्जियम, लेकिन राइट विंग, नीदरलैंड राइट विंग, ये हॉलैंड राइट विंग, एंटी इमिग्रेंट्स। अब उसके नतीजे में ये होगा कि जी जो जितने वहाँ के से बाहर के लोग हैं जो भी, अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे जो नेशनलिज्म है वो नेशनलिज्म एक ख़ास अंदाज में है। वो ऐसा इस किस्म का यूरोप की अपनी एक हिस्ट्री है। अभी आप देखें ना नॉर्मंडी में जो हो रहा था, अभी आप कहेंगे जी फ्रांस और जर्मनी आपस में दोस्त हैं और बड़े अच्छे हैं, ठीक है, ईयू में साथ खड़े हैं, लेकिन इशू ये है कि एक पुरानी हिस्ट्री है ना, तो वो पुरानी हिस्ट्री भी साथ साथ चल रही है कि जब वहाँ जश्न हो रहा है फ्रांस की आज़ादी का, और बाइडेन भी तो जर्मनी क्या फील कर रहा होगा भाई ये कि, तो यूरोप के अंदर एक अपनी पुरानी हिस्ट्री है बड़ी, यानी आप समझें कि बड़ा ब्लड शेड हुआ है, ठीक है ना। स्पेनिश वॉर को आप ले लें, या उससे और जंगें जो हुई हैं फ्रांस की, जर्मन की, और अभी भी यूरोप की जंगी है ना यूक्रेन, तो ये बड़ी बहुत जंगें हुई हैं। अब ये कि वो तो आपस में भी उनके, आप याद करें जब कोविड आया था तो आपस में मुल्कों ने बंद कर दिया था, यूरोप नहीं था, मतलब फ्रांस से जाना जो है जर्मनी में मुश्किल हो गया था, जर्मनी से बेल्जियम में, मतलब आपस में मुल्कों ने अपने बॉर्डर्स फ़ौरन बंद कर दिए थे। यानी मुल्क, बल्कि कई मुल्कों के अंदर तो ये हो गया था नॉर्थ से साउथ नहीं जाना, वो अंदर लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर भी बड़ी वो। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस इलेक्शन को अगर हम इसका सिर्फ ये देख लें, यहाँ पे एक मिनट लेके फिर मैं वापस आता हूँ ज़रा, पाकिस्तान में वक्त मिला तो 720 सीटें, और इसमें आप देखें राइट विंग ग्रुप्स जो हैं ये कितना आगे आ गए, लेफ्ट विंग ग्रुप्स जो हैं वो पीछे चले गए हैं, और जो सेंट्रिस्ट पार्टीज़ हैं जो हमें दरमियान में नज़र आ रही हैं। नहीं, अब आप देखें इस ग्राफ को, तो इसमें आपको ये ब्लू और ब्लैक और ये पूरा जो पोर्शन है ये आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ये आपको मतलब है कि सेंटर की पार्टियां कम रह गई हैं, और आपको जो है वो लेफ़्ट की पार्टियां भी कम रह गई हैं, और उधर से मुख्तलिफ पार्टियां जो कि राइट या फार राइट, यानी दायां बाजू या इंतहा पसंद, फार राइट को तो बिल्कुल इंतहा पसंद कह सकते हैं, तो वो आगे बढ़ रही हैं। अब इस पूरी पिक्चर में ये अब आप देखें कि यूरोप इसमें फंस गई, ये जंग जारी है, जियो पॉलिटिक्स गजा से जो मैं कहता हूँ। अब यूरोप इसमें प्रेसिडेंट मैक्रोन, पेरिस का अकॉर्ड हुआ था, पेरिस में सारा मुआहदा हुआ था, उनके लोग इन्वॉल्व थे, वहाँ इलेक्शन, और ये एक लोकल सियासत, पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई, पार्लियामेंट नहीं आती है, क्या प्रेसिडेंट रुक सकता, उनका सिस्टम है अपना। अच्छा, बेल्जियम में पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई, वर्ल्ड रिकॉर्ड है बेल्जियम के पास, 541 दिन लगे थे पीटी हुकूमत बनने में,
उनकी हुकूमत ही नहीं बन रही थी, बड़ा एक लंबा प्रोसेस था। 541 डेज के बाद बेल्जियम गवर्नमेंट बनी थी, अगली गवर्नमेंट मुझे नहीं पता कितने दिनों में, बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है उनका। एनीवे तो ये गवर्नमेंट अब वो, अच्छा इंग्लैंड के अंदर इलेक्शन, वो अपने बिजी। अब इस पूरी पिक्चर में ये जो यहाँ पे हो रहा है, कतर जाहिर है कि एक अपने आप को, मतलब है कि ये मैंने आपसे कहा ना कि 37,000 या 38,000 या 40,000 हो जाएं ये फ़लस्तीनी जो शहीद हो रहे हैं और सीज़ फायर नहीं हो रहा, और अगर फ़र्ज़ करें अमेरिका ये कहता है कि हम इसमें से पुल आउट हो रहे हैं, एक तो अमेरिका की तरफ से ये है कि वो अपनी अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश करेंगे, ये तो बात है। वो आज, पहले तो ये था कि आज ही 20 की रोज़ ही कर दें, हो सकता है कि एक आध दिन डिले हो जाए, क्योंकि उस करारदाद के नतीजे में वो सिक्योरिटी काउंसिल पे कोई वीटो नहीं करेगा। तो उनकी, अमेरिका की कोशिश ये है कि अब रशिया वीटो ना करे इस बात पे, तो रशिया को शायद अरब ममालिक कायल करेंगे सीज़ फायर तो करो, सीज़ फायर तो हो फ़ौरन। लेकिन इसराइल के लिए ये बड़ा मसला है कि अमेरिका की जो डायरेक्ट डायलिंग अगर हो गई और अमेरिका ने कतर के थ्रू अपने 5 लोग रिहा करवा लिए और कहा कि आप बस हम अपने ये लोग रिहा करें और हमास ने काम छोड़ रहे हैं, तो व्हाट नेक्स्ट? लेबनान के अंदर स्पिल ओवर नहीं होना चाहिए, सीरिया में नहीं होना चाहिए, सीज़ फायर मस्ट है। ये हॉस्टेजेस, प्रिजनर्स, जो भी एग्रीमेंट है, बाइडन एग्रीमेंट के ऊपर बहुत से एतराज़ात हैं। मतलब बाइडन एग्रीमेंट इज़ ओके, फाइन है, ठीक है, मतलब उसमें सीज़ फायर और आगे मतलब छोटे मोटे निगोशिएट करो, ठीक है, और फिर वो अल्टीमेटली वहीं 2 स्टेट सोल्यूशन तक जाता है। तो बाइडन का जो प्लान है उसी को अगर अमेरिका पेश कर दे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और वो वहाँ से अप्रूव हो जाए, सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो ना करे चाइना और रशिया, फिर उसके बाद तो ये बड़े क्रूशियल। अब ये जब आप सारा देख रहे हैं ना, यूरोप के अंदर हालात, उधर अमेरिका में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, बीच में 27 को, ये बीच में यहाँ पर ये जब डिस्कशन चल रहे हो ना, जो सफरोई से मामला आते हैं, जो ऐसी बातें जो कि मतलब है कि अब स्ट्रेटेजिक, क्योंकि आप सकिन हो रहे हैं ना, आप नहीं देख पा रहे कि जी उधर मॉस्को में इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त जो है वो जीसीसी में क्या हो रहा है, इस वक्त वहाँ पे यूरोप के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उसका पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा, आपकी ट्रेड कैसे, मतलब इस वक्त मैंने आपसे ना स्टेबिलिटी, वो पाकिस्तान में पीछे पलट के झांक के देखते हैं तो यहाँ जो है वो एक इतना बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल है कि वो मैंडेट है, मतलब एक इलेक्शन ही पे ही सवालिया निशान है, और वो हुकूमत के लोगों ने उठाए हुए हैं। भाई आप तहरीक इंसाफ को छोड़ते हैं, हुकूमत के लोगों को ही उठा के बताया हुआ, तो वो कहते हैं हमें तो जो हमारे साथ भी दान हुई हमारे साथ हुई, हमने क्यों नहीं जीते, हम जो कि गरीब आदमी थे हार गए, ये जीत गई, ये गरीब, वो आपस में भी उनके मसले चल रहे हैं। हुकूमत कहूँ या अरेंजमेंट को, जो भी कहूँ, तो कुछ भी हो एट द एंड ये नवाज शरीफ साहब को आके इस जमूत को उन्होंने ही तोड़ना है, ये उनकी ही हुकूमत है, ये उनको ही इस जमूत को तोड़ना है। अगर वो मुतमईन है इस सूरत हाल से, अच्छी बुरी जो भी है, तो ये मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ साहब की मैं कहता हूँ ना कि वो इस वक्त उनका तो बहुत फाल होना बनता था, लेकिन उनकी मतलब वो एक्टिव, या तो इलेक्शन के बाद, सॉरी इसके बाद, बजट के बाद तो हालात क्या होते हैं क्या नहीं होते, तो ये जो है ना ये अरेंजमेंट नहीं चल रहा, इसको ओन कोई नहीं कर रहा, इसकी ओनरशिप किसी के पास नहीं है। पीपल्स पार्टी कह रही है हम क्यों करें भाई आप, लेकिन वो जाहिर है वो भी हिस्सा है। मुस्लिम लीग नून जो है वो मतलब है कि नवाज शरीफ साहब खामोश हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के दुश्मन नहीं चाहते कि हम इतनी तरक्की करें, तो दुश्मनों को पकड़ के कुचल दें, मारें, तरक्की करें, हमने रोका है भाई, करें कुछ तो करें। मैं रोज़ कहता हूँ हमने कुछ नहीं किया, आप आवाम के लिए कुछ करें भाई, ये मतलब करें ना जी, हमें बताएं पाकिस्तान के दुश्मन कौन से हैं, और फिर उसके बाद मतलब उनसे पहले आप निपट लें, फिर बाद में हम निपटेंगे, पहले आप ज़रा थोड़ा सा आप भी अपना उसमें हिस्सा डालें, जो इस अरेंजमेंट करें वो भी तो कोई बात करें, कुछ करें, लेकिन बुराई करें कुछ तो करें बुराई करें कुछ तो करें, मतलब एक होता है ना कि कुछ भी नहीं हो कर, मतलब ये एक अजीब सिचुएशन क्रिएट हुई है जिसके नतीजे में एक बेचैनी फैली है। मैं उम्मीद करता हूँ, फिर दोबारा उम्मीद करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, तारड़ साहब बेचारे, उनके तो हाथ में ज़ाहिर है, वो तो स्पोक्स पर्सन है, उसके सारा मलबा उन्हीं पे गिरता है आके, मईशत भी हो, ये भी हो, बाकी लोगों को शेयर करना चाहिए, लेकिन ये है कि कोई तो हमें बताए ना कि क्या हो रहा है भाई जी, कोई तो बताए ना कि क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने सिस्टम नहीं चल रहा बस, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।